हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर के अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ा था। निबिड़ संकुलन के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार ठोसों के अंदर अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच में जो स्पेस है, रिक्तियाँ हैं, वो न्यूनतम रहे और वो पास पास स्थित हो सकें ताकि ठोस जो है कठोर और दृढ़ प्राप्त हो पाए। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जब ठोस निबिड़ संकुलन दर्शाते हैं तो निबिड़ संकुलन की प्रक्रिया के अंदर कितना ही पास चाहे ठोसों को हम रख लें, लेकिन फिर भी उनके अंदर गैप स्पेस रह जाते हैं, छिद्र रह जाते हैं। तो अवयवी कणों के निबिड़ संकुलन के दौरान, क्लोज पैकिंग के दौरान उनके बीच में जो स्पेस रह जाते हैं, जो छिद्र रह जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा था ठोस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दर्शाते हैं, मतलब 3D स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर हमने मोटे तौर पर दो प्रकार का संकुलन देखा था, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो षटकोणीय परतों से जो निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है उनके अंदर भी क्या हो जाता है, वो सबसे उत्तम प्रकार का निबिड़ संकुलन है, सबसे उत्तम प्रकार की, सबसे बेस्ट टाइप की क्लोज पैकिंग है। लेकिन उसमें भी क्या रह जाता है, कणों के बीच में स्पेस रह जाता है। तो वो स्पेस कौन से प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा ठोसों में रिक्तियाँ या अवकाश या छिद्र, और इनको हम अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। यानी निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों के बीच में जो गैप रह जाता है उनको अंतराकाशी छिद्र या रिक्तियाँ कहा जाता है। तो हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में देखा था कि अब आप कणों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके परत बनाते हैं, द्विविमीय परत बनाते हैं। तो उस द्विविमीय षटकोणीय परत में दो प्रकार की रिक्तियाँ रहती तो एक ही प्रकार की है, तीन कणों से मिलकर एक छिद्र बन जाता है ना, ये त्रिकोणीय छिद्र है। अब इस त्रिकोणीय छिद्र के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी परत रख रहे हैं। ठीक है, ये एक परत है, ये समझ में आ रही है आपके, एक परत, कणों को एक के पास एक व्यवस्थित करके एक लाइन बनाई, फिर उसकी उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को कैसे रखा कि जो नीचे वाली लाइन है उसके दो कणों के गर्त में दूसरी वाली लाइन का कण क्या है, स्थान प्राप्त करे। तो यहाँ पर हमें एक परत प्राप्त हो गई। इस परत के अंदर जो छिद्र है त्रिकोणीय छिद्र कहेंगे हमको, क्यों, क्योंकि 1 2 3 जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के केंद्र में ये छिद्र है, त्रिकोणीय है। ठीक है, इस तरह का है और इसके बीच में ये स्पेस है ना, तो सारे जो छिद्र हैं वो त्रिकोणीय है। अब इन त्रिकोणीय छिद्रों के ऊपर, मतलब ये एक परत हो गई, इसके ऊपर हम दूसरे कण रखेंगे, जैसे हम रखते हैं ना यहाँ पर एक कण रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर दूसरी परत के कणों को इस पहली परत पर रखा जाता है तो दो संभावनाएं हैं, क्योंकि ये छिद्र जो है उनका प्रकार भी दो है। वैसे तो एक ही जैसे है, लेकिन इनके ऊपर जब अवयवी कणों को रखते हैं तो केवल एक ही प्रकार के छिद्र में एक बार कण को रखा जा सकता है। तो इसलिए हमने दो नाम दिए हैं, एक तो टी प्रकार का छिद्र और एक ओ प्रकार का छिद्र। टी का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय और ओ का मतलब होता है ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय। तो दोनों में से एक के ऊपर कण रख सकते हैं एक बार में। तो आप अगर टी प्रकार के कणों के ऊपर दूसरी परत के कण रख रहे हैं तो इससे प्राप्त होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और अगर आप ओ प्रकार के पर रख रहे हैं तो आपको प्राप्त होती है अष्टफलकीय रिक्तियां। तो कैसे प्राप्त होती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की बात करते हैं, टेट्राहाइड्रल वाइड्स। क्या होता है, ये चार कणों से मिलकर बनी होती है। ये रिक्ति चार कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब चार कण जब एक दूसरे के निकट चतुष्फलक के रूप से व्यवस्थित रहेंगे, एक चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहेंगे, तो उनके बीच में जो गैप रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। आप ये करके देख सकते हैं, जैसे तीन बॉल लें, तीन बॉल को इस तरह से एक त्रिभुज के रूप में, है ना, इस तरह से एक त्रिभुज के रूप में एक के निकट एक इस तरह से व्यवस्थित करें तो बीच में स्पेस रह जाएगा, है ना। और उस स्पेस के ऊपर हम ऊपर, ध्यान रखना, ऊपर अपन कोई चौथा कण रख दें, है ना। तो चौथा कण रख देंगे तो भी उसके बीच में थोड़ा सा गैप उसमें रह ही जाएगा, अंदर जो है थोड़ा सा गैप आप देख पाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर भी जैसे ये तीन गोले लिए हैं हमने ठोस के, उन तीन गोलों के ऊपर चौथा गोला रखा हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस बन जाएगा वो क्या कहलाएगी, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी पहली परत के त्रिकोण पर उपस्थित तीन गोलों पर दूसरी परत का कण उन तीनों गोलों के द्वारा बनाए गए जो गैप है उसके अंदर रखा जाए तो ऐसे में हमें क्या प्राप्त होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी चार कणों से ये मिलकर बनी होती है और चार कण एक चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन चारों कणों के केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो हमें एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। ये जो संकुलन वाला टॉपिक है ये काल्पनिक टॉपिक होता है, मतलब इसमें हम जितनी अच्छी हमारी कल्पना शक्ति होगी, जितनी अच्छी इमेज हम अवयवी कणों की ठोस के अंदर बना पाएंगे कि जो कहा जा रहा है उस हिसाब से जिस तरह से आप इमेज बना पाएंगे उतना ईजी ये समझ में आएगा। ठीक है, तीन कण ऐसे और इसके ऊपर चौथा कण रख दिया तो बीच में जो स्पेस आया वो क्या कहलाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। ईजी है, बहुत ईजी है, छोटा टॉपिक है। दूसरा आता है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय का मतलब यहाँ पर ज्यामिति से है कि अष्टफलकीय ज्यामिति बनकर के आती है
जो गोले हैं उनको उनके केंद्रों को मिलाने से, ठीक है, इसलिए ज्यामिति के नाम से रिक्ति का नाम है। तो अष्टफलकीय रिक्ति, तो अष्टफलकीय रिक्ति जो है वो 6 कणों से मिलकर बनी होती है, 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। तो कैसे रखेंगे 6 गोलों को, तो जैसे पहली परत के 3 गोले हैं, ठीक है, उनके ऊपर दूसरी परत के गोले आए, तो कैसे आए कि दूसरी परत का जो प्रत्येक गोला है वो पहली परत के 2 गोलों के जो ढलान होते हैं उनके ऊपर आए। अब जैसे कि 1 2 3, इसी की तरह ये 3 गोलों ने क्या बनाया, एक त्रिकोणीय ज्यामिति बना ली। त्रिकोणीय रूप से ये 3 कण पहली परत के व्यवस्थित हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं सारे कण जो हैं त्रिकोणीय रूप से व्यवस्थित हैं, है ना, त्रिकोण बना रहे हैं इस तरह से। तो ये त्रिकोणीय रूप से व्यवस्थित जो ये पहली परत के कण हैं उसके ऊपर दूसरी परत के कण रखे जा रहे हैं। तो दूसरी परत का प्रत्येक कण कहाँ आना चाहिए, पहली परत के जो 2 कण हैं उनकी ढलान पर। भाई ये जैसे ये पीला वाला दिख रहा है आपको, तो ये और ये 2 कण हो गए, तो ये जो ब्लू वाला कण आप रख रहे हैं वो कहाँ है, पीले वाले कणों की जो ढलान है ये वाली, मतलब ये इधर ढलान हो गई, इधर ढलान हो गई, वहाँ रखा जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी इन दोनों कणों की ढलान पर रखा जा रहा है, ये वाला इन दोनों कणों की ढलान पर रखा जा रहा है। आप सोचेंगे भाई रुकेगा कैसे, तो ये तो हमने 3 और 3 6 ही कण लिए हैं, इनके आगे भी तो होते हैं, मतलब इसके आगे यहाँ भी कण हैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ भी कण है, यहाँ भी कण है, ये सारे कण होते हैं। तो इस तरह से तो आपने कण को कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, इस तरह से, ये देखो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये ओ वाले स्पेस को आप कवर कर रहे हैं ना, इस तरह से, ये ओ वाला, तो ओ वाले को कवर कर रहे हैं, तो नीचे 3 हो जाएंगे और ऊपर 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 और 3 जो ये 6 कण हैं उनके बीच में जो स्पेस प्राप्त होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगा। 1 2 3 कण त्रिभुजीय रूप से और एक उल्टा त्रिभुज हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो 3 और 3 6 कण हो गए, उनके बीच में जो स्पेस है वो अष्टफलकीय रिक्ति। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, 3 कणों के केंद्र ऊपर है और 3 कणों के केंद्र इसके नीचे है और इसके बीच में स्पेस रहता है, वो अष्टफलकीय रिक्ति होता है। इस तरह से भी इस ज्यामिति को हम बना पाते हैं। ज्यामितियाँ कोई नहीं बनवाता, बस केवल इतना पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्ति कितने गोलों के से मिलकर बने, तो कितने गोलों को आप एक दूसरे से टच करेंगे तब जा करके ये रिक्ति प्राप्त होगी। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति 2 प्रकार हो गए रिक्तियों के, चतुष्फलकीय 4 कणों से, अष्टफलकीय 8 कणों से, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की रिक्ति। तो किसी ठोस में अवयवी कणों की या गोलों की संख्या यदि आपको दी गई हो, है ना, n है माना वो संख्या, किसी ठोस के लिए अवयवी कणों की संख्या क्या है, n है, तो इससे आप चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बता सकते हैं कि उस ठोस के अंदर कितनी तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होंगी और कितनी अष्टफलकीय रिक्तियाँ होंगी, यानी कितने कण चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनाने में और कितने कण अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनाने में भाग लेंगे। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो तो हो जाएगी कणों की संख्या के बराबर, कणों की संख्या के दुगने के बराबर, यानी कि अगर गोलों की संख्या कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाएगी 2n, दुगनी। और अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है वो कितनी हो जाएगी, कणों की संख्या के बराबर यानी n। जैसे मान लो किसी ठोस में 4 अवयवी कण है, ठीक, किसी क्रिस्टल के अंदर निबिड़ संकुलन में 4 कण भाग ले रहे हैं, तो उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 4 दूनी 8 और अष्टफलकीय रिक्तियाँ 4 ही होंगी। तो टोटल देखा जाए कुल रिक्तियाँ, तो कुल रिक्तियाँ कितनी हो जाएगी किसी क्रिस्टलीय ठोस में, अगर निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या दी गई हो n, तो ये हो जाएगी 3n, 2n + n, 3n हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप रिक्तियों की संख्या बता सकते हैं, गोलों की संख्या यदि पता है तो। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है ठोसों की संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। संकुलन दक्षता या इसी का नाम है संकुलन क्षमता, कोऑर्डिनेशन पावर या कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी। क्या होती है संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता? तो किसी क्रिस्टल जालक का जो टोटल उपलब्ध आयतन है, कुल उपलब्ध जो आयतन है, उसका जितना प्रतिशत अवयवी कणों या गोलों के द्वारा घेरा जाता है वो क्या कहलाती है, उसकी संकुलन दक्षता, उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाती है। भाई जैसे पूर्णांक है ना, तो जैसे ऐसे 100 का ही है तो 100 में से 40 नंबर किसी के आते हैं तो कितने % मार्क्स आए, 40% मार्क्स आए, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूर्णांक जैसे 600 का है, 600 में से 200 नंबर आए तो कितने % मार्क्स आए, तो कैसे निकालते हैं हम, तो जितने मार्क्स आए, जैसे 200 आए बटे टोटल कितना है, पूर्णांक 600 का है, और 100 में से, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से निकालना, 100 में हिस्सा कितना है उसका,
तो 100 में हिस्सा निकालने के लिए हम 100 से और गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 33.33% मार्क्स इसके आए हैं। तो इस तरह से परसेंटेज निकलता है। तो ये जो परसेंटेज आपने निकाला है कि टोटल में से इसका प्रतिशत में हिस्सा कितना हो गया, उसी तरह से क्रिस्टल जालक का टोटल आपको आयतन दिया गया है। जैसे मान लो ये क्रिस्टल जालक है, इसका आयतन दे दिया, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक है। और इसमें क्या रखे हुए हैं, गोले। भाई क्रिस्टल जालक किससे बना होता है, गोल अवयवी कणों से, है ना। इस तरह से कण व्यवस्थित है इसके अंदर, ठीक है, जो इस क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। तो टोटल आयतन तो हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें बता दिया गया कि एक गोले का आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे कितने गोले आ रहे हैं इसमें, 80 गोले भरे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि 100 तो नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में स्पेस भी तो रह रहा है। 100 गोले आ पाते, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब तो गोलों का आयतन हो गया। एक गोले का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 गोलों का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब। और घन का आयतन भी 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब घन में क्या नहीं है, इस क्रिस्टल में स्पेस रहा ही नहीं, खाली स्थान रहा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे खाली स्थान तो किसके द्वारा भर दिए गए, कणों के द्वारा भर दिए गए। क्योंकि कणों का जो टोटल आयतन आ रहा है वो, और क्रिस्टल जालक का जो टोटल आयतन आ रहा है वो, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस भी तो है ना इसमें। तो 100 नहीं भरे जा पाएंगे ना, इससे कम भरे जाएंगे। जैसे 80 कण भर दिए गए, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरा इस घन का या इस क्रिस्टल का आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब एक गोले के हिसाब से 80 गोलों का हो गया 80 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। इसका मतलब 20% या 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्या रह गया, रिक्त रह गया। तो संकुलन दक्षता कितनी है, 100 में से केवल 80% हिस्सा ही कणों के द्वारा घेरा जा रहा है। तो दक्षता कितनी हो गई, 80%। मतलब दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, थोड़ा बहुत रिक्त स्थान तो रह ही जाता है। तो कितना रिक्त स्थान रह रहा है और कितना भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ हिस्सा है, टोटल स्पेस का, टोटल जो उपलब्ध स्थान है क्रिस्टल के अंदर, उसका जितना प्रतिशत अवयवी कणों के द्वारा घेर लिया जाता है, उस प्रतिशत हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, उस ठोस की संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। तो क्या सूत्र हो जाएगा संकुलन दक्षता का, परिभाषा तो ये हो जाएगी कि क्रिस्टल जालक के कुल उपलब्ध आयतन का प्रतिशत जो अवयवी कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा घेरा जाता है, उस क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहलाता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा संकुलन दक्षता का, तो संकुलन दक्षता इज इक्वल टू किसका आयतन, गोलों का आयतन, जो गोले हैं उनका आयतन, गोलों का आयतन जितने भी हैं सबका, ठीक है। और गोले किसमें, क्रिस्टल में, यानी बटे क्रिस्टल जालक का आयतन, या एकक कोष्ठिका भी ले सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल जालक को रिप्रेजेंट कौन करती है, एकक कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक या हम कहें एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100, प्रतिशत का मतलब 100 में हिस्सा होता है ना, तो इंटू 100। तो ये इस तरह से क्या निकल के आती है, संकुलन दक्षता। यानी किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन दक्षता निकालने हेतु हमें पहले तो उसके जो गोले हैं उनका आयतन निकालना पड़ेगा, कितने गोले हैं, एक गोले का कितना आयतन है, तो इतने गोलों का कितना हो जाएगा, और उस पूरे क्रिस्टल जालक का आयतन कितना है वो निकालना पड़ेगा। और इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, उस क्रिस्टल जालक के लिए संकुलन दक्षता। अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले संकुलन दक्षता का परिकलन करेंगे हम सबसे सिंपल प्रकार के क्रिस्टल जालक में, जिसका नाम है सरल घनीय जालक, ठीक है। सरल घनीय जालक का मतलब जालक का जो प्रकार होता है वो उसमें उपस्थित एकक कोष्ठिका के आधार पर होता है। तो सरल घनीय जालक का मतलब उसमें एकक कोष्ठिका कौन सी है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर अवयवी कण कहाँ होंगे, केवल और केवल कॉर्नर्स पर होंगे, ठीक है। तो ये हमने सरल घन संरचना, घनीय संरचना बना ली। अब इसके केवल कोनों पर अवयवी कणों को हम रखेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया। अभी फिलहाल दूर दूर रख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। केवल घन के कोनों पर कण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चलें कि माना घन की भुजा या हम कह सकते हैं कोर, इसकी लंबाई क्या है a, व गोले या अवयवी कण, एक ही बात है, गोले की त्रिज्या क्या है स्मॉल r, ये मान के चल रहे हैं
कि गोले की त्रिज्या तो आपको दे रखी है स्मॉल आर, और जो ये घन है जो क्रिस्टल जालक है उसके एक घन की जो भुजा या कोर या किनारा उसकी लंबाई क्या दे रखी है, हमने क्या मान ली है, स्मॉल ए मान ली है ना। और जो हम जानते हैं सरल घनीय में क्या होता है, कोनों पर स्थित कण जो होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, क्योंकि पास पास क्लोज पैकिंग में क्या होता है, कण टच करते हुए रहते हैं एक दूसरे से, है ना। तो जैसे घन का ये एक फलक ले लिया तो इसमें जो कण है वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे ये एक कोने के कण हो गए, ये दूसरे कोने के, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से प्रेजेंट होंगे, मतलब सारे कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे, ठीक है। तथा कोनों पर स्थित सभी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक प्रकार के जालक के लिए निकालना आ गया तो दूसरों के लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका प्रोसेस एक जैसा है। तो गोलों की त्रिज्या दे रखी है आपको, है ना, ये गोला है, जैसे कोई भी एक पर्ट ये ले लिया, इसकी त्रिज्या मतलब ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, ये इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक गोले के लिए त्रिज्या का मान दे रखा है आपको स्मॉल आर, और एक भुजा पर दो गोले आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आर और आर कैसे है ये, जैसे कि ये भुजा हो गई ना, तो इसमें भुजा के आधे हिस्से को तो कवर कर रहा है एक गोला, है ना, और आधे हिस्से को कवर कर रहा है दूसरा गोला, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या ये आर और इसकी त्रिज्या ये आर, और टोटल जो भुजा की लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए है। तो ए और आर के बीच में हमारे पास संबंध आ गया, क्योंकि संबंध निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि गोलों के आयतन में आपको किसके आयतन का भाग देना है, क्रिस्टल जालक के आयतन का भाग देना है। तो गोलों का आयतन निकल करके आएगा गोलों की त्रिज्या से, और त्रिज्या दे रखी है आर, और घन का आयतन निकल करके आएगा घन की भुजा से, और भुजा की लंबाई दे रखी है ए। इसका मतलब दोनों आयतनों में संबंध स्थापित करने के लिए दोनों के लिए जो आर और ए के मान जो हैं वो उनमें भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो वो संबंध हम सबसे पहले निकालेंगे, यानी घन के भुजा की लंबाई ए और गोलों की त्रिज्या आर के बीच में संबंध। तो क्या संबंध हो गया कि जो भुजा लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक की ये तो है ए, सारी की सारी ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, ये तो है ए, और ये जो दो गोले आ रहे हैं इसके भुजा के ऊपर इनकी त्रिज्या क्या है, आर। तो इसका मतलब आर यहाँ से यहाँ तक और एक आर यहाँ से यहाँ तक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अतः ए बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी ए और आर में क्या संबंध आ गया, जो ए है वो आर के दुगने के बराबर है, ठीक है। ए बराबर 2r आ गया। अब घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, है ना। तो भुजा की लंबाई क्या है, ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना। भाई घन के लिए भुजा की लंबाई है ए, हमने लिए यहाँ पे, ठीक है। तो भुजा का क्यूब होता है घन का आयतन, और ए का कोष्ठिका घनी है तो भुजा क्यूब यानी ए का क्यूब, यानी कि ए का मान हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि ए बराबर क्या है 2r, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2r का क्यूब, यानी कितना हो गया ये 8r क्यूब, सही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और आर क्यूब का आर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन निकल गया। अब किसका आयतन निकालना है, गोलों का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन और गोलों का आयतन। अब आता है गोलों का आयतन, या हम पहले ले लें एक गोले का आयतन, क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो गोले के लिए त्रिज्या दे रखी है तो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोले का आयतन ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कितने गोले होते हैं। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर गोलों की वास्तविक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 8 कोनों पर होते हैं, लेकिन एक कोने से कितना प्राप्त होता है, 1/8वां, है ना। तो गोलों की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका, गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/8 इंटू 8 कोने, यानी कितना हो गया ये, एक गोला या एक कण, ठीक है। तो अतः एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा, अतः गोलों का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, तो 4/3 पाई आर क्यूब ही रह गया। तो दो चीज़ें आ गई, एक तो ये
घन का आयतन, घनीय एकक कोष्ठीय का आयतन, और दूसरा क्या, गोलों का आयतन। ठीक है, तो घन और गोलों का आयतन। तो अब क्या करना है हमें, सूत्र क्या है हमारे पास संकुलन दक्षता का, अतः सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गोलों का आयतन बटे एकक घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। तो रख लेते हैं मान, गोलों का आयतन तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा 8 आर क्यूब। तो क्या बन जाएगा, गोलों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8 आर क्यूब इंटू 100। कर लेते हैं इसको, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, और इसको भी आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आती है ये आती है 52.4%। मतलब सरल घनीय जालक में, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन दक्षता का मान 52.4% होता है। इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम घनीय क्रिस्टल का जो आयतन है वो 100 लेके चलें तो उसका जो केवल 52% हिस्सा है, यानी लगभग आधे हिस्से में ही क्या उपस्थित होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। आधा स्पेस क्या होता है, खाली होता है। टोटल उपलब्ध स्थान का केवल आधा भाग ही अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो 52.4% संकुलन दक्षता किसकी, सरल घनीय जालक की। ठीक, अब दूसरा आता है HCP या CCP संरचनाओं में संकुलन दक्षता है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था ना, उसमें भी देखे थे ये नाम हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों हालांकि संरचनाएं अलग है, लेकिन दोनों के अंदर जो, तो HCP और CCP इन दोनों संरचनाओं में जो एकक कोष्ठिका का प्रकार होता है वो सेम होता है FCC। और हम जानते हैं जैसी एकक कोष्ठिका वैसा ही क्रिस्टल। तो HCP और CCP दोनों एकक कोष्ठिकाओं में, दोनों प्रकार के क्रिस्टलों में एकक कोष्ठिका का प्रकार कौन सा होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है दोनों के अंदर, यानी FCC वाली फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसमें होती है। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिकाएं होंगी, उनसे मिलकर के ये दोनों प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन दक्षता आएगी वही इनकी होगी, यानी दोनों की समान होगी। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका से बने हुए क्रिस्टल जालक यानी HCP और CCP की संकुलन दक्षता का परिकलन हमें यहाँ पर करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कैसी होती है। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में वही इस तरह से, घन तो है ही, है ना, कण कहाँ पर होंगे, कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर। कोनों पर कण है, आठ कोने हो गए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी कण है। जैसे ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हमने नहीं बनाया था ये इस तरह से, और ये नीचे वाले में भी हो गया। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी कण होता है ना। तो जैसे कि देखो, अब हमें क्या करना है, वही सारी चीज़ें है ही। घन की भुजा लंबाई क्या हो जाएगी, A, उन्हीं की तरह लेके चलना है, और गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r। पहला काम क्या है, गोले की त्रिज्या और घन की कोर की लंबाई के बीच में संबंध स्थापित करना, A और R के बीच में संबंध स्थापित करना। तो हम क्या जान पा रहे हैं इसमें कोनों वाले कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे, इसलिए A बराबर 2R नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक R है, यहाँ तक R है, ये पूरा A है, तो बीच में स्पेस रह गया, तो A बराबर 2R कहाँ हुआ, है ना। तो R और A के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या लेना है, कोई ऐसा फलक लेना है, ऐसी लाइन लेनी है जहाँ पर सारे कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और वो इस घन की कोई भी एक भुजा को बता रहे हों। तो देखो, एक फलक को ले लें हम, इसमें तो नहीं समझ पाएंगे,
एक फलक ले लें तो आप देख रहे हैं कोनों पर कण है और फलक के केंद्र पर कण है, इस तरह से। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इस फलक का जो विकर्ण है, ये वाला, इस फलक के विकर्ण पर सारे कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इस फलक के विकर्ण को ही लेकर के चले, विकर्ण वाले त्रिभुज को लेकर चले, यानी ये वाला त्रिभुज ले लें हम। इस त्रिभुज को जैसे हमने नाम दे दिया ABC। इस त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं की लंबाई हमें पता है। ये AB तो क्या हो जाएगा, ये घन का एक कोर है, तो इसकी लंबाई तो हो जाएगी A। ये BC का मान भी क्या हो जाएगा, A। अब आता है AC का मान, जो हमें A के रूप में पता नहीं है, लेकिन R के रूप में पता है। कैसे है R के रूप में पता, देखो इस गोले की त्रिज्या हो गई ये यहाँ से यहाँ तक R, इस गोले की भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R हो गई, और ये पूरा गोला इसके अंदर आ रहा है, तो इसके लिए क्या ले लेंगे, व्यास ले लेंगे, क्योंकि पूरा गोला ही है इसमें भाग लेने वाला। तो यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, तो कुल मिला के 2R, तो पूरा गोला कवर हो रहा है। तो ये इतनी दूरी 2R हो जाएगी, ये गोला आधा ही आ रहा है तो इसकी R, और ये गोला भी आधा आ रहा है तो R, R 2R, तो यानी कि पूरे जो AC भुजा है उस पर ये R के रूप में ये 3 हिस्से आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो AC का मान A के रूप में निकाल लो, तो समकोण त्रिभुज ABC से क्या है, कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का मान क्या है, A, तो A का स्क्वायर प्लस BC का मान भी A है, तो A का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √2 और A, तो AC का मान क्या हो जाएगा, A के फॉर्म में √2A, A के रूप में √2A आ गया। अब AC का मान R के रूप में क्या है, चूंकि AC बराबर देखो R प्लस 2R प्लस R, R 2R और R, तो AC का मान R के रूप में क्या आ रहा है हमारे पास, 4R, ठीक है। तो ACA और ACA तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो, √2A बराबर क्या हो जाएगा, √2A बराबर 4R, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4R/√2, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया, किसका, A का मान R के रूप में, या हम कहें R का मान A के रूप में, ठीक है। अब वही क्या निकालना है, घन का आयतन, सिंपल, घन का आयतन या घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, क्योंकि एकक कोष्ठिका का प्रकार तो घनीय ही है ना। तो वो कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब यानी A क्यूब, तो A का मान क्या आ गया, 4R/√2, तो 4R/√2 क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 64R³/2√2, ठीक है। ये किसका मान आ गया आपके पास, घनीय एकक कोष्ठिका के आयतन का मान आ गया, ठीक है। तो घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन निकल गया हमारे पास, यही है सबसे टफ काम। फिर क्या करना है हमें, जितने भी कण हैं इसके अंदर, फलक केंद्रित घनीय संरचना में जितने भी गोले हैं, जितने भी कण हैं, उनका टोटल आयतन निकाल लेंगे और उनके टोटल आयतन में घन के आयतन का भाग देंगे, क्या निकल जाएगी, संकुलन दक्षता। तो कैसे निकाला हमने घन का आयतन, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, तो घनीय एकक कोष्ठिका के आयतन को निकालने के लिए हमें एक ऐसी भुजा लेनी है जिसके अंदर गोले उस भुजा की लंबाई को पूरी तरह से कवर कर रहे हों, तब जाकर के R और A यानी गोले की त्रिज्या और भुजा की लंबाई, इसके बीच में संबंध निकल करके आएगा। तो यही है बस टफ, यहाँ से यहाँ तक का जो A और R के बीच में जो संबंध निकाला है ना, A और R के बीच में संबंध, इसी में थोड़ा जोर आता है। उसके बाद तो सेम है, जो उसमें चला था वही यहाँ पर होगा। तो A और R के बीच में संबंध निकालने का जो ये प्रोसेस है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमने ये, कौन सा तो आपने संरचना ली और उसके अंदर क्या क्या संबंध निकाल कर किस प्रकार प्राप्त किया। तो ये आपने एक फलक ले लिया, फलक के अंदर देखा कि फलक के केंद्र पर कण है, कोनों पर कण है, इस तरह से मैच करवा रहे हैं। तो A की फॉर्म में और R की फॉर्म में ये मान है, तो AC का मान R की फॉर्म में निकाल लिया और AC का मान A के फॉर्म में निकाल लिया और दोनों को बराबर कर दिया। तो ऐसे में A और R के बीच में संबंध आ गया और इससे क्या निकाल लिया हमने, घनीय एकक कोष्ठिका के आयतन का मान, जो कि क्या आया 64R³/2√2। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे,
FCC के अंदर गोलों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, एक गोले का आयतन कितना है, तो एक गोले के आयतन को गोलों की संख्या के से गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा गोलों का। ठीक है, तो FCC है ना, FCC है ना फलक केंद्रित, शॉर्ट में लिख देते हैं। FCC में गोलों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, वैसे हम निकाल चुके हैं है ना, क्योंकि 1/8 × 8 कोनों पर प्लस फलक केंद्र पर है, तो फलक केंद्र पर जो कोण होता है उसका आधा मिलता है। और कितने फलक होते हैं, 6, तो ये इससे तो हो गया 3 और इससे हो गया 1, तो कितने हो गए, 4 गोले। ठीक है, तो 4 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, ये सभी गोलों का लेना है ना, 4 गोलों का आयतन हो जाएगा हमारे पास 4 × 1 गोले का होता है 4/3 πr³। तो ये भी कितना हो गया, चौक 16, तो 16 πr³/3। ये क्या आ गया आपके पास, जैसे समीकरण 1 मान लो इसको, घनी एक कोष्ठक का आयतन कितना है था ये, और ये गोलों का आयतन हो गया। अब क्या करना है, गोलों के आयतन में घनी एक कोष्ठक के आयतन का भाग देखिए क्या निकालना है, संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता बराबर गोलों का आयतन यानी 16 πr³/3 और घनी एक कोष्ठिका का आयतन 64 r³/2√2। तो इससे हो जाएगा 4 बार और जो भी है कट कटा के r³ से r³ और ये आ जाएगा आपका 74%। 74% संकुलन दक्षता होती है किसकी, HCP CCP संरचनाओं की, या FCC भी लिखा हुआ है तो भी इस तीनों का मतलब एक है, क्योंकि तीनों में जो एकक कोष्ठक का प्रकार है वो यही है, और जिसमें कि प्रति एकक कोष्ठक गोले कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और संबंध निकाला इस तरह से, ये हमारा ये 74% मान आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला है हमारा अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय संरचना या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन दक्षता। काय केंद्रित में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें घन के कोनों पर कण होंगे और एक कण कहाँ होगा, केंद्र में और होगा। तो सरल घनीय में और अंतः केंद्रित घनीय में क्या अंतर है, सरल घनीय में केवल कोनों पर कण थे और इसमें क्या हुआ, बीच में और एक कण आ गया। तो पहले तो कोनों पर कण थे वो स्पर्श कर रहे थे सरल घनीय में, लेकिन अब बीच में एक कण आ जाएगा तो बीच वाला कण क्या करेगा, उन कोनों वाले कणों को दूर करेगा। ठीक है, तो ऐसे में कोनों पर स्थित कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, तो जो स्पर्श करते हैं वही कण A और R के बीच में संबंध निकालने में मदद करते हैं। तो पहले देख लें, देखो कोनों पर कण है, 8 कोनों पर 8 कण और एक कण कहां पर है, केंद्र में, ये केंद्र पर है कण। तो अब ये 3D संरचनाएं ध्यान रखेंगे, इसलिए इसमें केंद्र में जो कण है आपको फलक के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में केंद्र से रूम के अंदर बीच सेंटर के अंदर कोई गुंबद लटका हुआ है, बीच सेंटर के अंदर कोई अवयवी कण है, तो उसकी बात करें तो इसको अलग तरीके से हमें लेना पड़ेगा। सरल घनीय की तो है ही नहीं, अंतः केंद्रित घनीय है, मतलब केंद्र में एक कण है। तो क्या लेंगे, देखो आप इसके लिए हम इसको ऐसे बनाएं तो कौन सी भुजा लें भाई, A और R के बीच में संबंध निकालना है, कौन सी भुजा लें। आप फलक का विकर्ण नहीं ले सकते क्योंकि फलक के विकर्ण पर तो कण ही नहीं है। किनारे नहीं ले सकते क्योंकि किनारों पर जो कण है वो स्पर्श ही नहीं कर रहे। स्पर्श कौन कर रहा है, अर्थात अंतः केंद्रित में जो केंद्र पे जो कण है वो किस तरह से है, मतलब केंद्र पे जो कण है उसी को आपको लेना है A और R के बीच में संबंध निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि केंद्र वाला कण और आमने सामने के जो दोनों कोने हैं वो कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे। देखो इससे समझो, ये जो मैंने लाइन खींची है ये वाली लाइन क्या है, उस पीछे वाले कोने से आगे वाले नीचे वाले कोने तक आ रही है। उस घन को ये मान लो ये घन है तो ये नहीं है, ये इस कोने से चल रही है, इस वाले कोने पर आ रही है, ऐसे है ना, अंदर से आ रही है, इस घन के केंद्र से निकल करके आ रही है, ये फलक के केंद्र से नहीं घन के केंद्र से निकल करके आ रही है। तो इस विकर्ण को हम नाम देते हैं काय विकर्ण, बॉडी डायगोनल, है ना, काय विकर्ण बॉडी के अंदर से निकलने वाला विकर्ण है। ठीक है, तो ये ले लिया जैसे, क्यों, क्योंकि ये वाला कण और ये वाला कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, ये हमें दिखता नहीं है, देखो ऐसे, ये सॉरी जैसे ये और इस तरह से, है ना, तो ये कण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया r, ये भी r है, और ये क्या हो गया 2r। तो ये 4r हो गया आपका टोटल। कौन सा वाला? ये वाला। ये भुजा ले लेते हैं अपन A और ये C, ठीक है। ये भुजा AC जो है, जो काय विकर्ण है ना, एक कमरे के कोने से उसी कमरे के नीचे वाले दूसरे कोने पर, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले दूसरे कोने पर बीच में से होकर के जाने वाली भुजा है, जिसको काय विकर्ण कहते हैं। और इस पर स्थित तीनों कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं, यानी r 2r और r 4r है। अगर इस भुजा का मान हमारे पास a के रूप में आ जाए तो हम r और a में संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इस भुजा का मान r के रूप में तो हमारे पास है ही 4r होता है। अब a के रूप में और होना चाहिए, तो a के रूप में प्राप्त करेंगे इस भुजा को। तो कैसे प्राप्त करें? तो ये विकर्ण है, लेकिन विकर्ण घन का है, यानी कौन से वाले त्रिभुज का कर्ण है ये? तो उस त्रिभुज को लेंगे आप, तो वो त्रिभुज हो जाएगा आपके ये वाला, ध्यान देंगे, ये और ये वाला। अंदर से जो रूम है उसके बीच में से एक दीवार जो उस रूम को दो बराबर भागों में बांटे। ये कोई कमरा है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो उसको ऐसे बांटे, तो ये वाली लाइन है। ये कौन सी? ये जो त्रिभुज है ना, ये ऐसा वाला है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के अंदर जैसे ये A, ये B ले लेते हैं इसको, है ना, ये C है ना। तो आपको क्या निकालना है? AC निकालना है ना। तो AC निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? AB का मान पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं पता होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से पता कर सकते हैं। तो ये वाली भुजा हमें पता है AB, ये क्या चीज है? इस वाले भुजा का मान तो A है, ये तो A है, ठीक है, AB वाली। BC वाली पता नहीं है, तो BC क्या चीज है? तो BC को कैसे देखें? तो ये तो A है और ये क्या है? C है। तो और ये है B, ये बिंदु हो गया B, और ये BC है ना, ये पता करना है। ये A हो गया यहां से यहां तक, और ये BC का मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो BC क्या है? एक प्रकार का हमारे पास विकर्ण है। ये विकर्ण कौन सा? फलक विकर्ण। इस फलक, ये जो नीचे वाला फलक है, फर्श वाला, उसका विकर्ण है ये, जिसकी लंबाई अभी हमने निकाली थी, √2a आई थी, है ना। तो वापस देख सकते, देखो इसकी लंबाई आप कैसे ले सकते? तो आपको ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। अब की बार ये वाला ले लो, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं अगर आप, ये वाला समकोण त्रिभुज, तो इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या पता है? इसको ये डी ले लेते हैं, इसका आपको BD का मान पता है और DC का मान पता है। तो BC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, जो निकल जाएगा, देखो। तो समकोण त्रिभुज BDC में, BDC से क्या? BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? √2a। तो BC बराबर √2a आ गया, है ना। BC का मान क्या आ गया? √2a। तो अब इससे क्या निकल जाएगा? BC का मान √2a, इसको मिटा देते हैं, इतना ही काम है। अब वापस पुनः क्या ले लो? तो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC। ABC में वही AC स्क्वायर निकालना है, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB और BC स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो AB का मान क्या है? A, तो A का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या आया? फलक विकर्ण है, √2a आया, अभी निकाला, तो √2a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? √2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर है ही, तो ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर, और AC बराबर क्या हो जाएगा? √3a, ठीक है ना भाई। इसका रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे का रूट हो जाएगा, 3 का रूट √3 और a स्क्वायर का √a। तो इस तरह से AC का मान क्या आ गया हमारे पास? √3a।
ए की फॉर्म में आ गया √3 है। अब चूंकि हमें पता है, चूंकि ए सी बराबर क्या है 4r, तो ए सी बराबर 4r है, तो r के रूप में ए सी पता है और ए के रूप में ए सी आए गया, तो उसको भी बराबर में रख दो, √3 है। तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर बताओ 4r बटे √3 नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सरल घनीय में, सॉरी फलक केंद्रित में, एफसीसी में, एचसीपी में और सीसीपी में क्या आया था, ए और आर के बीच में संबंध 4r/√3, और यहाँ पर संबंध क्या आया है अंतः केंद्रित के अंदर ए और आर के बीच में, ए बराबर 4r/, वहाँ √2 था, यहाँ पर 4r/√3। तो 4r/√3 बस यहीं तक का कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी बाद की प्रोसेस तो वही है जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो ए के बीच में और आर के बीच में संबंध क्या है 4r/√3। अब जैसा चलते थे वैसे चलेंगे। तो घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई r के रूप में आ गई, तो घन की भुजा लंबाई है a, तो a3, तो a का मान r के रूप में 4r/√3, तो मान रख दिया 4r/√3, तो कितना हो गया 64r³ बटे 3√3, किसका मान हो गया, ये घनीय एकक कोष्ठिका के आयतन का मान हो गया। अब उसमें क्या उपस्थित है, गोले, तो गोलों का आयतन निकाल लेंगे और गोलों की संख्या देखेंगे पहले, तो आयतन निकालने से पहले। तो गोले 2 हैं, कैसे हैं 2 कि 8 कोनों पर तो हो गए 8, और एक क्या होता है केंद्र में, तो कोनों का तो मिलता है 1/8वां हिस्सा, तो इसलिए 8 कोनों का हो गया 1, और केंद्र में जो होगा वो पूरी की तरह उसी का होगा, तो 1 + 1 2 गोले हो गए, तो प्रति एकक कोष्ठिका गोलों की संख्या 2 हो गई। और एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो 2 गोले का हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 8/3 πr³, 2 गोलों का आयतन हो गया। अब संकुलन दक्षता कैसे निकलती है, संकुलन दक्षता बराबर वही सूत्र आप जानते हैं, गोलों का आयतन बटे क्रिस्टल जाला के एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। तो गोलों का आयतन क्या है 8/3 πr³ बटे जो एकक कोष्ठिका है उसका आयतन क्या है 64r³ बटे 3√3 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे वही काटा पीटी करके, है ना, इस तरह से r³ से r³, तो ये आ जाएगा आपका 68%, 68% आ गया ना, 68%। किसकी संकुलन दक्षता, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका या घनीय जालक की संकुलन दक्षता। तो इस प्रकार से हमने ठोसों के अंदर जो 3 प्रकार की संकुलन दक्षताएं देखी, एक सरल घनीय में जो आई 52.4%, एक देखी एचसीपी सीसीपी में जिनमें कि एफसीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है, उसमें आई कितनी 74% सबसे ज़्यादा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखी, वैसे ये दूसरे नंबर पे आता है लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा टफ है इसलिए हमने इसको लास्ट में लिया, अंतः केंद्रित वाली, इसकी आई कितनी 68%। तो इनको आप तैयार करेंगे, इनसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और आर और ए के बीच में संबंध निकालने वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा ढंग से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।